आज से तकरीबन 500 साल पहले दिल्ली के सतह पर मुग़ल सल्तनत का परचम बुलंद हो चुका था और इसके बादशाहत के सिंहासन पर अकबर की हुकूमत थी। अकबर एक विस्तारवादी नीति का बादशाह था। शुरुआत से ही अकबर ने आस पड़ोस के राज को मुग़ल सल्तनत के नीचे लाने का प्रयास शुरू कर दिया। पूर्व को जीतने के बाद अकबर ने पश्चिम अभियान में राजपुताने की रियासत पर मुग़ल ध्वज फहराने की शपथ ली। इसी के तहत राजपुताने में सबसे पहले आमिर रियासत ने अपनी पगड़ी उतार कर अकबर की बादशाहत वाली मुग़ल सत्ता को स्वीकार लिया। शुरू में तो राजपुताने के दूसरे रियासतों ने आमिर रियासत को एक तुर्क की रियासत स्वीकारने पर धिक्कारना शुरू कर दिया, पर बाद में धीरे धीरे इन रियासतों ने भी अकबर की सत्ता को स्वीकार कर लिया। जब राजस्थान की बड़ी बड़ी रियासतें अपनी मदमस्त शान को गुलामी की बेड़ियों में बांधने में लगी हुई थी, उस वक्त मात्र मेवाड़ अपनी स्वाभिमान की चमक बिखेरते हुए पूरे दुनिया के साथ खड़ा था। इस समय मेवाड़ पर राणा उदय सिंह का शासन हुआ करता था, जिन्होंने अपने पूर्वजों के भांति अपनी आधीनता को स्वीकार नहीं किया। इन्होंने अकबर को पत्र भिजवाया कि हमारे भगवान तो सिर्फ एकलिंग जी है, हम मात्र उनके दीवान हैं। पर फिर भी अकबर ने राणा उदय सिंह पर भारी दबाव बनाना शुरू कर दिया। आस पड़ोस के राजाओं को राणा उदय सिंह के पास भेजे जाने लगे। इन्हीं परिस्थितियों में दिन गुजरते रहे और एक दिन अचानक मौसम बदलने लगा। बादलों की घमासान गर्जनाहट के बीच राणा उदय सिंह की सबसे बड़ी रानी माता जयवंता बाई ने एक पुत्र को जन्म दिया। मजबूत बदन, बड़ी आंखें, मुस्कान बिखेरते चेहरा बड़ा मनमोहक लग रहा था। राणा उदय सिंह ने महल की औरतों से अपनी रानी की हालचाल पूछे। तभी पाली की दासियों ने जवाब दिया, शेरनी ने शेर को जन्म दिया है। राणा पुत्र पाके के बड़े खुश होने लगे। वे कभी राणा कुंभ की बनाई विजय स्तंभ को देखने दौड़ते तो कभी बप्पा रावल की तलवार को अपने सीने से लगाकर सहराते। सरदारों ने पूछा, हुकुम, कुंवर जी का नाम क्या होगा? राणा शांत होकर बोले कि जिस तरह सूरज अपने रोशनी की वजह से धरती को चमका देता है, उसी तरह मेरा पुत्र अपने शौर्य के प्रताप से मेवाड़ को रोशन करेगा, अतः इसका नाम प्रताप होगा। कुंवर प्रताप सिंह सिसोदिया। माता जयवंता बाई कृष्ण भक्त थी और उन्होंने शुरू से ही कुंवर प्रताप को भगवान कृष्ण और महाभारत की युद्ध कलाओं का ज्ञान दिया। रानी जयवंता बाई कुंवर प्रताप को बताती थी कि किस तरह उनके दादा राणा संघा ने अपनी तलवार से दिल्ली की बादशाहत को रक्त से नहलाया, किस तरह उनके परदादा बप्पा रावल का शौर्य के रक्त में नहाए हुए कलेजा जब अरब की धरती पर पहुंचा तो आने वाले 400 सालों से कोई भी विदेशी भारत की तरफ आंख उठाने की हिम्मत नहीं कर पाया। सिसोदिया वंश के इस अतीत को सुनते हुए प्रताप बड़े होने लगे। समय आने पर उनको गुरुकुल भेज दिया गया, जहां प्रताप सुबह के समय गुरुकुल में बिताते, दोपहर के समय वे भेड़ियों की बस्ती में चले जाते और शाम होते होते प्रताप लोहारों के गांव में निकल जाते। उनको हथियार की कला सीखने में बड़ा आनंद आता था। जनता के बीच इस तरह से घुल मिल जाने पर प्रताप सबके चहीते बन गए। भीलों ने उनको कीका कह के बुलाने लगे, तो वहीं लोहारों ने उनको अपना राजा मानना शुरू कर दिया। कुंवर प्रताप बचपन से ही वीर, स्वाभिमान और हठी स्वभाव के थे। उनका शरीर सामान्य बच्चों से कई गुना ज़्यादा शक्तिशाली था। उन्होंने छोटी सी उम्र में ही अफगानियों के बस्ती पर धावे बोलना शुरू कर दिए। मेवाड़ से आने वाले मुग़ल सेना पर वे गुलेल से हमला करते थे। कुंवर की इन कारनामों को देखते हुए सबको लगने लगा कि बड़े होने पर वे महापराक्रमी योद्धा होंगे और प्रताप ही भविष्य में मेवाड़ के राणा बनेंगे। उदय सिंह की कई रानियां भी थीं, जिससे उनके कुल 33 संतानें थीं, पर उदय सिंह जी की सबसे प्रिय रानी थी धीर बाईसा। इनकी बात को राणा उदय सिंह बहुत महत्व देते थे। इन्हीं के कहने पर राणा उदय सिंह जी ने इनके पुत्र जगमाल को मेवाड़ का भावी राणा घोषित कर दिया। शास्त्रों के अनुसार बड़े पुत्र ही राजा बनते हैं, पर सागर जैसे हृदय वाले कुंवर प्रताप ने पिता के इस आदेश को मानते हुए छोटे भाई जगमाल को राज सत्ता देना स्वीकार कर लिया।
किंतु सभी सामंत, सरदार और राज्य की जनता ने उदय सिंह के फैसले पर विरोध किया। वे कुंवर प्रताप को ही अपना राणा मानते थे। समय के साथ राणा उदय सिंह का स्वास्थ्य बिगड़ने लगा और सन 1572 आते आते उनका स्वर्गवास हो गया। उनके अंतिम संस्कार में कुंवर प्रताप सहित मेवाड़ का प्रत्येक व्यक्ति आया, पर कुंवर जगमाल इस समय महल में अपना राज अभिषेक करवा रहा था। ऐसी संकट की घड़ी में जगमाल को अपने पिता के अंतिम संस्कार में उपस्थित न होने के कारण सभी सरदारों ने यहीं गोगुंदा की पहाड़ियों पर रक्त से मेवाड़ के असली हुकुम कुंवर प्रताप का राज्य अभिषेक कर दिया। सरदार रावत कृष्णदास चंदवत ने राणा प्रताप की कमर में तलवार बांधते हुए ललकार लगाई, मेवाड़ मुकुट केसरी कुंवर प्रताप सिंह आज से मेवाड़ के राणा है। यहीं से राणा प्रताप ने अपने सरदारों के साथ कुंभलगढ़ की तरफ कूच किया। राणा की खबर सुनते ही छोटे भाई जगमाल राजगद्दी छोड़कर अकबर के शरण में चले गए, जिसके बाद साल 1573 में कुंभलगढ़ की राजगद्दी पर वीर शिरोमणि महाराणा प्रताप का विधिवत रूप से राज तिलक कर दिया गया। कौन है ये महावीर जिससे दुनिया ने मेवाड़ मुकुट हिंद व सूरज के नाम से नवाजा? मेवाड़ की राजगद्दी पर बैठने वाले महाराणा प्रताप एक ही वार में घोड़े सहित दुश्मन को काट डालते थे। वो परम स्वाभिमानी शिव भक्त थे, जिनके नाम से ही दिल्ली की बादशाहत काँप जाती थी। उन्होंने जंगलों में रहना स्वीकार कर दिया, पर कभी अकबर की गुलामी स्वीकार नहीं की। 72 किलो का भाला, 81 किलो की छाती कवच और 208 किलो के भारी वजन के साथ महाराणा युद्ध भूमि में निकलते थे, जिनके रुद्र रूप को देखकर सामने वाला अपना रास्ता बदल देता था। हल्दी घाटी के युद्ध में विशाल मुगल सेना को जबरदस्त टक्कर दी। दिवेर के युद्ध में मुगल सत्ता को घुटने पर ला दिया। अपनी छापामार युद्ध नीति के दम पर मेवाड़ को फिर से आज़ाद करवाकर केसरिया ध्वज लहरा दिया। मुगलों के आधे लोगों को जीतकर 40,000 मुगलों को आत्मसमर्पण पर मजबूर कर दिया, जिनके भाले की नोक से शत्रु का रक्त कभी सूखा ही नहीं, जिनकी तलवार ने पराजय का मुंह देखा ही नहीं। ये कहानी है उस राणा की जिसके सामने हर भारतीय नतमस्तक होता है। ये गाथा है रुद्र रूप की एक लिंग अवतारी महाराणा प्रताप की। तो आइए आज देखते हैं हुक्म श्री महाराणा प्रताप के इतिहास से जुड़े उन अलसुलझे पन्नों की पूरी दास्ताह को। फरवरी 1572 को महाराणा हुकुम ने राजगद्दी संभाली। इस समय मेवाड़ की स्थिति काफ़ी खराब थी। पिता उदय सिंह जी के समय मुगलों के साथ हुए युद्ध में मेवाड़ की पूरी व्यवस्था बेहाल हो चुकी थी। खजाना खाली था और चित्तौड़ सहित मेवाड़ के बड़े भार पर मुगलों के अधिकार हो चुका था और अकबर मेवाड़ पे बचे हुए इलाकों पर अपना अधिकार करना चाहता था। महाराणा प्रताप ने अपने राजा बनते ही अपने समस्त सरदारों को बुलाया और उनसे कहा कि रघुकुल मान सदैव ऊंचा रहेगा। मेवाड़ के छाती पर लहराता मुगल ध्वज मेरा कलेजा चीर देता है। बहुत जल्द हवाओं का रुख बदलेगा। मेवाड़ पर केसरिया ध्वज पूरी शान से लहराएगा। मेवाड़ का भविष्य जरूर चमकेगा। मैं शपथ लेता हूँ, जब तक मेवाड़ को पूर्ण स्वतंत्र नहीं करवा दूँ तब तक शांत नहीं बैठूंगा। राजमहलों पर नहीं रहूंगा, पलंग पर नहीं सोऊंगा, सोने चांदी के बर्तनों पे भोजन नहीं करूंगा। मेरे वीरों, स्वाभिमान की दहाड़ से हमारा टकराव अब विशाल फौज से होगा। तैयार हो जाइए। सभी सरदारों ने प्रतिघात के स्वर में अपनी तलवार लहराई। पूरा दरबार महाराणा प्रताप की जयकार से गूंज उठा। इसी के साथ महाराणा प्रताप ने अपनी सेना को संगठित करना शुरू कर दिया। उन्होंने मेवाड़ के भीड़ों के गांव का दौरा किया। भील योद्धाओं को अपने साथ जोड़ना शुरू किया। लोहारों को हथियारों के जकीरे बनाने का काम सौंपा गया। सरदारों को प्राचीन युद्ध कलाओं का प्रयास करवाया जाने लगा। महाराणा प्रताप द्वारा सेना निर्माण का पता लेकर बादशाह अकबर तक पहुंचने लगे। अकबर ने भी राणा प्रताप को रोकने की पूरी तैयारी शुरू की। उन्होंने महाराणा प्रताप से अपनी अधीनता स्वीकारने के लिए अपने दूत भेजने शुरू किए। इसी के साथ
अकबर ने अपने दरबार से सबसे चतुर और बुद्धिमान व्यक्ति जलाल खान कुरैशी को महाराणा प्रताप के पास मेवाड़ भेजा, पर महाराणा प्रताप ने अधीनता की बात सुनकर जलाल को तुरंत रवाना कर दिया। इसके 1 साल बाद अकबर ने आमेर के राजा मान सिंह को महाराणा प्रताप के पास भेजा। इस समय महाराणा प्रताप उदयपुर में थे। मान सिंह सीधा उदयपुर आ गया। महाराणा हुकुम ने मान सिंह का एक अतिथि के तरह सत्कार किया। महाराणा प्रताप उदय सागर झील तक मान सिंह का स्वागत करने के लिए आए। इस झील के सामने वाले टीले पर आमेर के राजा के लिए दावत की व्यवस्था की गई। भोजन तैयार हो जाने के बाद मान सिंह को बुलावा भेजा गया। महाराणा प्रताप ने अपने पुत्र अमर सिंह को अतिथि की सेवा के लिए लगा दिया, पर महाराणा प्रताप भोजन के लिए नहीं आए। मान सिंह द्वारा महाराणा हुकुम के बारे में पूछने पर अमर सिंह ने बताया कि पिताजी को सर दर्द है, वे नहीं आ पाएंगे और आप भोजन करके विश्राम करें। मान सिंह ने गुस्से में कहा कि राणा जी से कहो कि उनके सर दर्द का कारण मैं समझ गया हूँ। मान सिंह ने महाराणा प्रताप के बिना भोजन करना अस्वीकार कर दिया। तब राणा प्रताप ने उन्हें संदेश भेजा कि जिस राजपूत के संबंध एक तुर्क से हो, उसके साथ भला कौन राजपूत भोजन करेगा। अब मान सिंह जवाब देने की स्थिति में नहीं था, क्योंकि राणा प्रताप ने उन्हें बुलावा भेजा ही नहीं था। मान सिंह ने भोजन को छुआ तक नहीं, केवल चावल के कणों को जो अन्य देवताओं को अर्पण किए थे उन्हें अपनी पगड़ी पर रखकर रात को चला गया। और घोड़े पे बैठकर राणा मान सिंह ने प्रताप से कहा कि मुगल के बादशाहत को अस्वीकार करना एक संघर्ष को चुनौती देना है। यदि आपकी इच्छा दुखों में रहने की है तो एक दिन आपकी इच्छा जरूर पूरी होगी। मान सिंह ने आंखें तान कर आगे कहा कि मैं तुम्हारा अभिमान चूर कर दूंगा, अगली मुलाकात युद्ध भूमि में होगी। राणा प्रताप ने उत्तर दिया, मैं प्रतीक्षा करूंगा। ऐसे ही अकबर ने महाराणा प्रताप के पास 4 दूत और भेजे, पर महाराणा प्रताप ने अकबर की अधीनता स्वीकार नहीं की। महाराणा प्रताप द्वारा अधीनता स्वीकार न करने पर सन 1576 में अकबर ने अपने सभी सेनापतियों के साथ अजमेर आ धमका। यहाँ अकबर ने मान सिंह को 1 लाख मुगल सेनाओं का सेनापति घोषित किया और 3 अप्रैल 1576 में मान सिंह ने विशाल मुगल सेना को लेकर मेवाड़ विजय के लिए निकल पड़े। 2 महीने चलने के बाद मान सिंह खामोर नामक गांव में पहुंचा। महाराणा प्रताप के भील सिपाहियों ने अपने राणा को संदेश भेजाया कि हुकुम, मान सिंह अपनी मुगल सेना लेकर मेवाड़ की तरफ बढ़ रहा है। पर महाराणा प्रताप तो कब से अपनी तलवार की धार मजबूत कर ही रहे थे। वे भली भांति जानते थे कि युद्ध अवश्य होगा। इधर मान सिंह बनास की नदी के पास आ पहुंचा। मान सिंह ने यहाँ मोलेला गांव में अपना डेरा लगाया। दूसरी तरफ महाराणा हुकुम ने अपनी 20,000 सेना के साथ उससे 6 मील सामने लोसिंग गांव में अपना डेरा लगाया। विशाल मुगल सेना में राजपूत और मुगल थे, जबकि महाराणा प्रताप की सेना में राजपूत, भील, पठान और लोहारों के गांव के लोग थे। और 18 जून 1576 को संसार के अनोखे युद्ध का आगाह हुआ। आकाश में घनघोर बादल थे और धीमी धीमी हवाएं चल रही थी। कभी कभी बिजली की तेज गड़गड़ाहट भी हो रही थी। इसी बीच मुगल सेना आगे बढ़ने लगी। तभी महाराणा प्रताप ने अपने हरवाल दास्ते को शत्रु पर प्रहार करने पर आगे भेजा। हुकुम की हरवाल सेना ने आगे बढ़ रही मुगल सेना के 3 हरवाल दास्तों को पूरी तरह से नष्ट कर दिया। इस घनघोर हमले से घबराकर मुगल सेना का हरवाल खेमा लूणकरण के नेतृत्व में भेड़ों के झुंड की तरफ भाग निकला। अब मेवाड़ और मुगल सेना आमने सामने आ चुकी थी। तभी वीर विराट, मेवाड़ मुकुट, हिंदुवत सूरज महाराणा प्रताप ने युद्ध भूमि में प्रवेश किया। राणा सिंह के युद्ध में आते ही मुगल खेमे में दहशत का माहौल हो गया। महाराणा जिस और बढ़ जाते थे वहां शत्रु के लाश बिछा देते थे। मुगलों ने पहली बार महाराणा प्रताप को देखा था, इससे पहले सिर्फ उनका नाम ही सुना था। बंदावनु ने अपने किताब में महाराणा प्रताप के संबंध में लिखा कि वह बहुत लंबे, मजबूत और ताकतवर थे। प्रताप हाथ में तलवार लेकर जब चलते थे तो ऐसा लगता था कि आधी सेना को अकेले ही लेकर डूबेंगे। उनके चेहरे पर सदैव गुस्से की लकीर चमकती रहती थी।
युद्ध भूमि में शुरुआत से ही किसी मुगल के सैनिक ने उनको छेड़ने की हिम्मत नहीं की। महाराणा प्रताप की सेना ने 3 घंटे में लाशों के ढेर लगा दिए। घबराई हुई मुगल सेना अरवाली की पहाड़ियों की तरफ भागने लगी। मुगलों को भागते देख मुगलों के सेनापति मेहतर खान जोर जोर से चिल्लाने लगा कि बादशाह सलामत खुद विशाल सेना लेकर युद्ध भूमि में आ रहे हैं। ये शब्द सुनकर भागती मुगल सेना सोच में डूब गई कि भागे तो अकबर मार देगा और नहीं भागे तो राणा मार देगा। महाराणा प्रताप अब मान सिंह को युद्ध भूमि में ढूंढने लगे, जिसने कहा था कि अगली मुलाकात युद्ध भूमि में ही होगी। तभी हुकुम ने देखा कि मान सिंह हाथी पर बैठा था। महाराणा प्रताप ने बड़ी वेग से चेतक की अगले पैरों को मान सिंह के हाथी के मस्तक पर टिका दिया और अपने भाले से मान सिंह पर करारा प्रहार किया, पर मान सिंह अपने हाथी पर लगे हौजा में छुपकर बैठ गया। पर राणा सिंह के करारे प्रहार से उसका महावत मर गया। मान सिंह के हाथी की सूंड में एक तलवार लगी हुई थी, जिससे चेतक का अगला पैर कट गया। जिस समय तक महाराणा प्रताप के पैर में एक गोली लगी हुई थी, उनके शरीर में असंख्य घाव थे। पूरा शरीर खून से लटपट हो चुका था। तभी सारदी रियासत ने कहा कि हुकुम, आपके प्रिय चेतक को इलाज की ज़रूरत है और आपके पैर में भी गोली की चोट लगी हुई, जिससे जहर फैल सकता है। आप तुरंत वैद्य जी के पास जाए। महाराणा प्रताप अपने घोड़े चेतक को अपने पुत्र की तरह प्यार करते थे। उन्होंने झाला बेड़ा को मेवाड़ का राज क्षेत्र दिया और कहा कि सेना को पूरा नेतृत्व देना, और खुद चेतक पर सवार होकर युद्ध को पूरी तरह से पहाड़ियों की तरफ मोड़ लिया, जहां पहाड़ियों पर भीलियों ने युद्ध का मोर्चा संभाल लिया। मुगलों को अब एक नई टक्कर मिली। महाराणा प्रताप चेतक को लेकर पर्वतों की तरफ ले निकले। यहाँ चेतक ने 26 फीट की गहरी खाई को कूद कर पार कर लिया और बलीचा गांव में घायल चेतक नीचे गिर बेहोश हो गया। तभी महाराणा प्रताप का छोटा भाई शक्ति सिंह, जो मुगल सेना की तरफ से लड़ रहा था, महाराणा प्रताप का पीछा करते करते यहाँ तक आ पहुँचा। महाराणा प्रताप बेहोश चेतक को सहला रहे थे कि तभी उनकी नज़र शक्ति सिंह पर पड़ी। उन्होंने शक्ति सिंह से कहा, सीना खुलिया मार भाला, तुम गोद गुलामी टीकन लगे, भारत माता ते कह दूंगा, तेरा पुत्र दामन में बिकने लगे। शक्ति सिंह भाई के शब्दों को सुनकर फूट फूट कर रोने लगा और भाई के पैरों में जा गिरा। इधर हल्दी घाटी के मैदानों में घमासान युद्ध चल रहा था। घाटी के दलों में राणा पुंजा, भील और राजपूत सरदार मुगलों को भीषण टक्कर दे रहे थे। अंत में मान सिंह ने हल्दी घाटी के दरियों में जाने के बजाय मुगल सेना को वापस अजमेर चलने का आदेश दिया। अकबर की विशाल साधन सेना का गर्व मेवाड़ी सेना ने मिट्टी में मिला दिया। मान सिंह और आसिफ खान जब अकबर के सामने खाली हाथ सामने आए तो क्रोधी अकबर ने उन्हें 3 महीने तक उनके दरबार में ना आने की पाबंदी लगा दी। उनकी संपत्ति को जब्त कर लिया, उनकी वेतन और सभी सुविधा को तुरंत रोक दिया। हल्दी घाटी के भयानक युद्ध के बाद महाराणा प्रताप अपनी सेना के साथ कुंभलगढ़ आ गए। विनाशकारी युद्ध का पासा महाराणा प्रताप के पक्ष में था, पर इस समय उनका खजाना खाली हो चुका था। हल्दी घाटी के 4 महीने बाद ही सन 1577 में अकबर ने एक बार फिर शाबाद खान के नेतृत्व में भारी सेना कुंभलगढ़ पर आक्रमण करने के लिए भेजी। हल्दी घाटी के जैसे विशाल युद्ध के बाद एक नया युद्ध मेवाड़ के लिए भारी था। अतः महाराणा प्रताप ने किले को त्याग दिया। कुंभलगढ़ पर शाबाद खान का अधिकार हो गया। कुछ महीने के बाद महाराणा प्रताप ने फिर से सेना तैयार की और पूरी तैयारी के साथ शाबाद खान के साथ युद्ध करके कुंभलगढ़ को वापस जीत लिया। कुंभलगढ़ विजय के बाद महाराणा प्रताप ने आगे की रणनीति बनाने के लिए सभी सरदारों को बुलवाया, जहां सरदारों ने हुकुम से कहा कि हमें सिंध की तरफ निकलना चाहिए, जहां हम धन का बंदोबस्त करके एक विशाल सेना का निर्माण करेंगे और फिर सीधा अकबर पर आक्रमण करेंगे। इसी उद्देश्य से महाराणा प्रताप ने भान सोन गाधा को कुंभलगढ़ किलेदार नेतृत्व करके गुजरात की तरफ निकल चले। इसी रास्ते में महाराणा प्रताप ने शाबाद खान को 2 बार हराकर वापस लौटने पर मजबूर किया।
गुजरात पहुंचने के बाद महाराणा प्रताप ने चूलिया गांव में अपना डेरा लगाया, जहां परम दानवीर भामाशाह ने महाराणा प्रताप के लिए अपना खजाना खोल दिया। उन्होंने महाराणा प्रताप को 25 लाख रुपए की सहायता दी। इतने बड़े धन को लेकर हुकुम पुनः सेना की तैयारियों में जुट गए। बस यही से असली संघर्ष की शुरुआत होती है। महाराणा प्रताप सिंध जाने के बजाय पुनः मेवाड़ जाने का फैसला किए और सन 1582 में दिवेर के डर्रों में स्थित मुगलों पर आंधी के समान टूट पड़े। हुकुम रुद्र रूप धारण कर चुके थे। उन्होंने अपने समंताओं को आदेश दिया कि किले को चारों तरफ से घेर लो, कोई बचकर नहीं निकलना चाहिए। तभी महाराणा प्रताप के पुत्र अमर सिंह ने अकबर के चाचा सुल्तान खान पर भाला फेंका, जो सुल्तान खान के घोड़े सहित आर पार निकल गया। यहाँ 36,000 मुगलों ने महाराणा प्रताप के सामने आत्मसमर्पण कर दिया। महाराणा ने दिवेर के किले पर केसरिया ध्वज लहरा दिया। मुगलों को दिवेर हार से बौखलाए अकबर ने सन 1584 में महाराणा प्रताप को बंदी बनाने के लिए भेजा, पर जगन्नाथ कछुहा बुरी तरह से पराजित हुआ। उसने महाराणा प्रताप से माफ़ी मांगी और बाकायदा हरिजाना भी दिया। इसी के बाद महाराणा प्रताप ने कमल मीर के किले को जीत लिया, जहां अमर सिंह ने कमल मीर के मुगल अधिकारी अब्दुल्ला को कई टुकड़ों में काट डाला। इन्हीं लगातार जीतों के बाद 1585 में महाराणा प्रताप ने चावंड को जीतकर अपनी राजधानी बनाया, जिसके बाद उन्होंने मुगलों के 32 किले को जीतकर अकबर की नींद हराम कर दी। मान सिंह से उसके देशद्रोह से बदला लेने के लिए महाराणा प्रताप ने आमेर के किले पर अपनी सेना लेकर आक्रमण किया, जहां से उन्होंने मान सिंह की बेशुमार दौलत को अपने कब्जे में लिया। अकबर ने स्वीकार कर लिया था कि राजपुताने के इस शेर को कोई कैद नहीं कर सकता। उसने अब महाराणा प्रताप को ना छेड़ने पर ही अपनी भलाई समझी। इसके बाद 12 सालों तक महाराणा प्रताप ने ऐसा शासन किया कि मेवाड़ के व्यापार को 4 चांद लग गए। मेवाड़ की खोई हुई चमक वापस लौटने लगी और 19 जनवरी 1597 को 57 वर्ष की आयु में हुकुम शेर के शिकार पर निकले थे, जहां धनुष की प्रतिंजा खींचते हुए हुकुम देवलोक सिधार गए। वीर शिरोमणि महाराणा प्रताप की देशभक्ति और अमर स्वाभिमान ने हर भारतीय के मान में उनके लिए अपार सम्मान जागृत किया। कवियों ने भी अपने कलम से महाराणा प्रताप की कीर्ति का कुछ यूं बखान किया है। धर्म रहेगा और पृथ्वी भी रहेगी, पर मुगल साम्राज्य एक दिन नष्ट हो जाएगा। अतः हे राणा, विशंबर भगवान के भरोसे अपने निश्चय को अटल रखना। अब्दुल रहीम खाने खान, जिसने अपनी घोड़ों को कभी शाही सेना में भेजकर दाग नहीं लगवाया, जिसने अपनी पगड़ी किसी के सामने नहीं झुकाई, उसके शासनकाल में जनता को किसी से कोई भय नहीं रहा। उसकी तलवार और उसका भाला ही उसका सच्चा साथी था। वे वैदिक मार्ग का अनुयायी था, जिसने अनेक मंदिरों का निर्माण करवाया। उसके शत्रु भी उसका वीरता और स्वाभिमान के आगे झुक जाते थे। उसकी शपथ थी प्रताप के मुख से अकबर के लिए सदैव तुर्क ही निकलेगा। अतः हे राणा, जब जब भी कलम महाराणा प्रताप लिखेगी, तब तब सिर्फ महान महान और महान ही लिखा जाएगा। तो दोस्तों, ये था भारत के वीर पुत्र महाराणा प्रताप का जीवन काल। इस वीडियो को बनाने में हमने बहुत सारे शोध किए हैं, और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो इस वीडियो को लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें फेसबुक पर, व्हाट्सएप पर, यूट्यूब पर, ताकि हर देशवासी महाराणा प्रताप की वीरता को जान सके। और अगर आपको ऐसे ही नॉलेजेबल वीडियोस देखना है तो हमारे चैनल अल्ट्रा जीके स्टडी को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं ऐसे ही वीडियोस के साथ। तब तक के लिए वीडियो के अंत तक बने रहने के लिए आप सभी का दिल से धन्यवाद।